नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के कुछ पक्षों के बारे में अध्ययन करेंगे, विशेष रूप से उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में और महिलाओं की स्थिति के बारे में। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में जहाँ तक परिवार के स्वरूप का संबंध है, यह मुख्य रूप से ऋग्वैदिक कालीन समाज की भांति ही था। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी तथा वंश परंपरा पितृसत्तात्मक थी। पिता को अत्यधिक विस्तृत अधिकार और असीमित शक्तियां प्राप्त थी। और ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें यह भी पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र शुनशेप को 100 गाय लेकर बलि के लिए बेच दिया था। इसी प्रकार विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को आज्ञा न मानने के अपराध में घर से भी निकाल दिया था। लेकिन ये कुछ अपवाद स्वरूप या विशेष परिस्थितियों में लिए गए निर्णय कहे जा सकते हैं। सामान्यतः पिता का पुत्र व अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ बहुत ही मधुर संबंध था। लेकिन इस काल में जो परिवर्तन हुआ वो ये कि संयुक्त परिवार की परंपराओं के कारण परिवार टूटने लगे थे। पिता के रहते ही संपत्ति का विभाजन होने लगा था। ऋग्वेद के एक सूक्त में परिवार में एकता बनाए रखने के लिए प्रार्थना की गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन पारिवारिक संस्था थी वो उत्तर वैदिक काल में बनी तो रही, लेकिन उसमें टूटन शुरू हो चुकी थी। फिर आता है महत्वपूर्ण है वर्ण व्यवस्था। जैसे कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, न कि जन्म पर। और ऋग्वेद काल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें पहली बार 4 वर्णों के बारे में उल्लेख मिलता है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित होकर वंशानुगत हो गई तथा धीरे धीरे अब जो बहुत सी जातियां और उपजातियां बन गई। कहने का मतलब है कि ऋग्वेद काल में जो वर्ण होते थे वो कर्म पर आधारित होते थे, लेकिन अब वो जन्म पर आधारित होने लगे। अब जन्म पर आधारित होने के कारण एक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य करने लगा, जिससे धीरे धीरे वो जातियों के रूप में बदलने लगे। धीरे धीरे जातियों से उपजातियों का निर्माण भी होने लगा। लेकिन इस काल में जाति प्रथा उतनी कठोर नहीं थी जितनी कि सूत्र काल में थी। हाँ, ये अवश्य है कि व्यवसाय परिवर्तन करना कुछ कठिन हो गया था। जहाँ तक 4 वर्णों का संबंध है कि 4 प्रमुख वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों में भेद करने की प्रवृत्ति विकसित हो चुकी थी। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में चारों वर्णों के कर्तव्यों, अधिकारों और स्थिति में विभेद किया गया है। उदाहरण के रूप में शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों को संबोधन करने के ढंग भी अलग अलग हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए कहा गया है एहि यानी आइए, क्षत्रिय के लिए कहा गया है आगहि यानी आओ, वैश्य के लिए आदर्व जल्दी आओ, शूद्र के लिए आधाव यानी दौड़ कर आओ। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग रंग के यज्ञोपवीत धारण करने का भी विधान मिलता है। अब इन यज्ञोपवीत का निर्माण किससे होगा, इस आधार पर भी विभेद किया गया है।
जैसे ब्राह्मण को सूत का, क्षत्रिय को सन का, वैश्य को ऊन का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। जहाँ तक चारों वर्णों का संबंध है, इसमें ब्राह्मण को दिव्य वर्ण और साक्षात देवता कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में याज्ञिक अनुष्ठान व कर्मकांडों की जटिलता के कारण ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में ब्राह्मणों को आदायी अर्थात दान लेने वाला कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा अपनी शक्ति ब्राह्मणों से ही प्राप्त करता है। दूसरा महत्वपूर्ण वर्ण था क्षत्रिय, जो कि देश की रक्षा के लिए युद्ध करते थे और प्रजा से कर लेते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के द्वारा जनपदों की स्थापना करने, साम्राज्य विस्तार होने, युद्धों की अधिकता से क्षत्रिय वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई और उसकी विशिष्ट पहचान हो गई। अब कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस काल में क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण में सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर ब्राह्मण को क्षत्रिय से उच्च बताया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर क्षत्रिय को ब्राह्मण से उच्च बताया गया है। छात्र याद रख सकते हैं कि इस काल में कुछ ऐसे क्षत्रिय राजा हुए जो अपनी विद्वत्ता और दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे तथा कई ब्राह्मण भी उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे राजाओं में प्रसिद्ध हैं विदेह के राजा जनक, पांचाल के प्रवाहन जाबाली, काशी के अजातशत्रु। ये कुछ प्रमुख राजा हैं। जहाँ तक तीसरे वर्ण का संबंध है वो है वैश्य। ये मुख्य रूप से कृषि कार्य और पशुपालन में संलग्न रहते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में वैश्य वर्ण को अनस्य बलीकृत यानी दूसरों को कर देने वाला कहा गया है, जो इसके साथ साथ वैश्य वर्ण की स्थिति जो तीसरे नंबर पे थी। तीसरा आता है शूद्र। शूद्रों की स्थिति में निश्चित रूप से इस काल में गिरावट हुई। शूद्र को 3 वर्गों का सेवक यानी अनस्य प्रेष्य कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में भी शूद्रों की हीन स्थिति का उल्लेख हुआ है, लेकिन उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और उपनयन संस्कार से वंचित नहीं किया जाता था। इस काल में समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में सोमयज्ञ में शूद्र को भी स्थान दिया गया है। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं। अपनी विद्वत्ता और क्षमता के आधार पर कोई भी शूद्र समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने का अधिकारी था। उदाहरण के रूप में ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना करने वाला महिदास, जो कि किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इत्रा, जो कि एक शूद्र दासी थी, उसका पुत्र था, लेकिन अपनी विद्वत्ता के कारण उसने समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में विभिन्न व्यवसायों को लोग जातियों के रूप में भी संगठित हो रहे थे, जैसे रथकार, सूत, तक्षण, लुहार, कुंभकार आदि। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था जिसका विकास हुआ वो थी आश्रम व्यवस्था। इस काल के धर्मशास्त्रियों, ऋषि मुनियों ने जीवन के 4 पुरुषार्थों यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव जीवन के 4 विभागों यानी आश्रमों की कल्पना की। ये थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मानव इतिहास में मनुष्य के जीवन के वैज्ञानिक विभाजन का यह पहला शास्त्रीय प्रयास था। सर्वप्रथम जाबाली उपनिषद में या जाबाल उपनिषद में इन 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में संभवतः
संन्यास को आश्रम की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 ही आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिककालीन सामाजिक संगठन के मूल आधार थे। जहां तक स्त्रियों की स्थिति का संबंध है, इस काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, क्योंकि अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता यानी दुख का उल्लेख किया गया है। इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा भी की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण कन्या के जन्म को चिंता का कारण बताता है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को छूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन इस काल में नारियों की शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया गया। यजुर्वेद में शिक्षित स्त्री और पुरुष के विवाह को ही उपयुक्त बताया गया है। इस काल में कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे छात्र याद रख सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में, ये भाषा नहीं है, जनक की भाषा के बजाय इसको सभा याद रख लेंगे। जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य वाद विवाद का उल्लेख किया गया है। किंतु फिर भी इस काल में महिलाओं को राजनीतिक और धन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे, और हम ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सामाजिक व धार्मिक प्रतिष्ठा अवश्य ही ऋग्वेद काल की तुलना में कम हो गई थी। इस काल में एक और व्यवस्था का विकास हुआ, वो थी गोत्र प्रथा। छात्र याद रखेंगे कि गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख यद्यपि ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन वहाँ उसका अर्थ गोष्ठ के रूप में है, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पर गायों को पाला जाता था, रखा जाता था। अथर्ववेद में, जो कि उत्तर वैदिक कालीन है, उसमें सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख एक वंश, कुल या जाति के रूप में मिलता है। इस काल में स्वर्ण अर्थात अपने ही वर्ण में किंतु दूसरे गोत्र में विवाह का आदर्श प्रकट हुआ। कहने का मतलब ये था कि एक व्यक्ति अपने ही जो समान गोत्र का होता था उसमें विवाह नहीं कर सकता था, उसे दूसरे गोत्र में विवाह करना पड़ता था। इस काल की जो अन्य विशेषता हैं सामाजिक जीवन की, जैसे खान पान, मनोरंजन, वस्त्र, आभूषण, वो सामान्यतः पहले के समान ही थी। जैसे ऋग्वेद काल में थी, वैसी ही विशेषताएं इस काल में भी थी। आज की ई क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।